Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Sharif. I've recently qualified. I have qualified CSS 2019 and I have been allocated into Police Service of Pakistan. Before that, I was part of the PMSN. I've qualified this exam for 2 consecutive times. However, I qualified my CSS exam in my second attempt, and in first attempt, unfortunately I failed in Islamabad by securing 37 marks. So 3 numbers में fail हो गया था. But in all 4 consecutive attempts, I've been able to actually qualify essay, and this has been very unusual for. This is very unusual for a candidate to consecutively qualify English essay paper, which is otherwise thought to be the toughest nut to crack. But keeping all the odds aside, this could have been possible only because of certain skills, certain strategies that we require in order to qualify such exams, and obviously the luck factor that plays an integral and important role in our overall, let's say, preparation. So we formally start what we are going to discuss today. Here is the module for that. We will talk about following things in our orientation session. The utmost focus will be on following things. Let me define the objectives. सबसे पहले तो हम इस आइडिया के ऊपर बात करेंगे कि what makes English essay different from other subjects. मसलन CSS में हमारे पास 12 पेपर होते हैं और 12 पेपर हर तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. Dynamics of composition paper are entirely different than from the dynamics of the, let's say, current affairs paper. Let's say पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर इस्लामियात के पेपर से बहुत ही डिफरेंट होता है. तो जैसे हर पेपर की खास डायनामिक्स होती हैं, इंग्लिश एसे के पेपर की भी ना कुछ खास डायनामिक्स होती हैं, और उन डायनामिक्स को मैं समझता हूं कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी फॉर्मली स्टार्ट व्हाट एसे इज एंड लेट्स से हाउ टू राइट ए फुल लेंथ एसे एंड हाउ दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दैट. सेकेंड चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है 90% हमें जो फेल्यूर का रेशो नजर आता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, इसके ऊपर खासतौर पर जब हम इंग्लिश एसे की बात करते हैं और हमें इतना ज्यादा फेल्यूर का जो रेशो है वो मिलता है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. क्यों ऐसा है कि सारा साल एस्पायरेंट्स पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, चंद लोग असेसमेंट भी कराते हैं, बट डिस्पाइट एवरीथिंग हमें हर साल वही रिजल्ट देखने को मिलता है. हम 2013 से या लास्ट डेकेड की अगर हम एनालिसिस करें तो कोई 600 से ज्यादा लोग हार्डली ऐसे को क्वालिफाई कर सकते हैं, और इन 600 को भी अगर हम क्वालिफाइंग रेशियो में देखें तो फिर हार्डली 2% ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका ओवरऑल एग्जाम क्वालिफाई होता है. तो अगर हम पिछले 3-4 साल में देखें तो 2017 में एसए के पेपर में हार्डली कोई अगेन 3% लोग पास हुए. 2018 में रिलेटिवली ज्यादा लोग पास हुए, अराउंड 2000 प्लस, लेकिन दैट इज नॉट अगेन द गुड रेशियो एज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स, क्योंकि अराउंड 20,000 प्लस कैंडिडेट्स एक्चुअली अपीयर इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो बाकी ये जो 18,000 लोग फेल हो रहे हैं उनका क्या है? सेम गोज फॉर 2000, लेट्स से 2018, 2019, 2020 और 2021 का जो एग्जाम हो गया है, अगेन जिस तरह के पेपर्स हुए हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि अगेन द फेल्यूर रेशियो वुड रिमेन सेम. अब इस बात से हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि इंग्लिश एसे पेपर इज द ओनली डिसाइडिंग पेपर of who is going to qualify this exam and who is not going to qualify this exam. तो फिर हम इसमें इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि what does examiner report basically say about English essay. क्योंकि जब जैसे ही पेपर्स हो जाते हैं, रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं, तो एग्जामिनर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिपोर्ट शाया करती है ताकि आने वाले कैंडिडेट्स के लिए आसानी हो ये बात समझने में कि क्यों इतने सारे कैंडिडेट्स फेल होते हैं और क्या उन्हें करना चाहिए, लाया मतलब क्या होना चाहिए अपनी जो गलतियां उन्हें इम्प्रूव करने के लिए. ये ऑलमोस्ट हर साल पब्लिश होती है. किसी साल अगर पब्लिश नहीं भी हुई तो पिछले जो साल की रिपोर्ट्स हैं वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है. हम उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. एक और हम बात करेंगे कि फिर ये तमाम तर चीजें हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट भी है, लोग इतनी मेहनत भी करते हैं, तो ऐसा क्या है इंग्लिश ऐसे में यूनिक जो लोग जो है वो अभी तक समझ नहीं पाए या नहीं, मतलब उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया है.
So we will be talking about this idea that how you can crack English essay before it actually cracks you. आगे मूव करने से पहले अगर मैं थोड़ी सी एक बात कर लूँ कि ये जो एनोटेशंस हैं, लाइंस हैं, अगर आप ये ना लगाएं तो वी कैन जस्ट कंटिन्यू अवर लेक्चर विदाउट एनी लेट्स से disturbance, क्योंकि I just expect a mature behavior from all of you. Thank you. So that is an important thing कि what does essay demand? क्योंकि अब अगर हमें डिमांड पता चल गई तो we would start preparing ourselves in that particular manner so that we can qualify it without any hesitation. Next thing we will be talking about कि इस सारे सिनेरियो में, इस पूरी सिचुएशन में, how is this session going to help you out? What is going to be included in this particular session, and why this session is basically important for you. So let's start with this first thing. First thing first, अगर आप जो इंग्लिश ऐसे का CSS सिलेबस में जो आपको कंटेंट दिया गया है उसमें कोई लंबा चौड़ा उसे डिफाइन नहीं किया गया कि हाउ दिस पेपर इज गोइंग टू बी, बस उसमें सिंपल ये बात की गई है कि भाई आपको एक ऐसे लिखना होगा और आपको जो है ना वाइड चॉइस मिली होगी, बेसिकली 10 टॉपिक्स आपको दिए गए होंगे जिसमें से आपने एक टॉपिक के ऊपर जो है वो ऐसे अटेम्प्ट करना है. दैट वुड बी फॉलोड बाय द सेकंड आइडिया जिसमें बात की गई है कि भाई आपने जो भी ऐसे लिखना है दैट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें आपकी रिसर्च बेस्ड जो नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपकी आर्टिकुलेशन, आपका एक्सप्रेशन, और ये जो ऐसे के टेक्निकल डायनामिक्स हैं कि आउटलाइन मेकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अच्छे लिखे होने चाहिए, बॉडी पैराग्राफ्स में एनालिसिस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपने की हो, एंड इवेंचुअली आपने जो भी बात की है उसे सब्सटेंशियल मैनर में, जस्टिफाइबल मैनर में लिखा हो. ये बातें की गई हैं. लेकिन मेरे नज़दीक इंग्लिश एसे का जो पेपर है उसमें बहुत सारी ऐसी और चीज़ें भी हैं जो कि हमें इस पर्टिकुलर ये जो हमें सिलेबस दिया गया है इससे नहीं मिलती. मसलन हमें इसमें से हरगिज़ ये नहीं पता चलता कि हम इंग्लिश एसे की तैयारी के स्टार्ट कैसे लें, हम किन किन तरह के टॉपिक्स को प्रिपेयर करें. इतना अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है एसे का, पेपर है एसे का, उसे प्रिडिक्टेबल कैसे बनाएं, अपनी तैयारी में कौन कौन से फ्लॉज हैं जिनको हम कैटर करने की कोशिश करें, किस रूटीन में हम अपनी एसे की प्रिपरेशन को लेके चलें. मसलन हमारे पास हर साल कोई 8-10 महीने हो जाते हैं जब हम मतलब तैयारी शुरू कर लेते हैं, वेयर मिनिमम टाइम इतना हम ले लेते हैं अपने ओवरऑल प्रिपरेशन में, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. उसको हम थोड़ी सी डिस्कशन में लाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट हम अब इसमें बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो कि मैंने अभी आपके सामने रखा है कि व्हाट डज why this particular English essay paper is different from other subjects. So here are the differences that you can actually keep into mind. पहला डिफरेंस ये है कि अंग्रेजी के पेपर और दीगर पेपर्स में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है. मसलन आप करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में अंग्रेजी की गलतियां कर लें तो यू वुड नॉट बी पेनलाइज्ड इन द मैनर एज यू वुड बी पेनलाइज्ड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एसे पेपर. इंग्लिश ऐसे पेपर में पहली चीज याद रखें कि आपकी इंग्लिश जो है वो एरर फ्री होनी चाहिए. अब इसमें ह्यूमन एरर्स हो सकती है. मसलन आपने जाहिर सी बात है 2000 प्लस वर्ड्स का ऐसे लिखा है तो कहीं पे माइनर एस या येस की मिस्टेक्स हो सकती हैं, कहीं पे थोड़ी सी डू डज या हैव की मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन वो रेयर होनी चाहिए. कोई एक दो हो तो वो समझ आ जाती हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हर पैराग्राफ में, हर पैसेज में आपकी फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स हैं, तो दैट वुड हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट. अब हम एरर फ्री इंग्लिश अचीव कैसे कर सकते हैं? इफ यू आर अ नोवाइस कैंडिडेट्स, व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज कि आप अपने पहले टेंसेस के ऊपर काम करें, फिर आप एक्टिव पैसिव के ऊपर काम करें, नरेशन, ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन और बेसिक वोकैबुलरी के ऊपर काम करें. उसके बाद फिर आप ये जो है वो पैराग्राफ राइटिंग करें, आउटलाइन मेकिंग स्किल्स के ऊपर काम करें. अगर आपकी अंग्रेजी एक बेर मिनिमम लेवल तक ठीक है तो उसके फौरन बाद आपका काम ये होना चाहिए कि आपने बगैर टाइम ज़ाया किए इंग्लिश ऐसे को वीकली अपनी प्रैक्टिस के शेड्यूल में जो है वो इंक्लूड कर लें और उससे आप रेगुलर बेसिस पे असेस करें.
क्योंकि वहां से ही आपको पता चलेगा कि आया आप एक बेहतर अंग्रेजी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। तो जब आपकी ग्रामेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज ठीक हो जाएगी तब आपने फिर इंग्लिश एक्सप्रेशन के ऊपर भी काम करना होगा, क्योंकि जैसे सिलेबस में बात की दी गई थी कि आपने आर्टिकुलेशन अपनी इंपॉर्टेंट बनानी है। विदाउट प्रॉपर आर्टिकुलेशन इट इज वेरी मच डिफिकल्ट एक्चुअली लर्न इंटर ब्यूटीफुल एनालिसिस। ओके, वी जस्ट वेट फॉर 2 seconds। कोई बता सकता है कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही, बिकॉज वी हैव अ टेक्स्ट मैसेज के सर आवाज नहीं आ रही। ओके, कोई 2 लोग कंफर्म कर सकते हैं कि आवाज आ रही है ताकि हम आगे मूव करें। ओके, थैंक यू महराज सोमरो। ओके, आई नो महराज, यस महराज, थैंक यू। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड थिंग। दूसरा डिफरेंस ऐसे और दीगर पेपर्स में क्या है कि बाकी पेपर्स में आपको जो सवालात दिए हुए होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मिसाल के तौर पर करंट अफेयर्स में आपको 7 सवाल हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपको डिफरेंट पोर्शंस हैं, कंपोजिशन का जो पेपर है उसमें अगेन आपको मल्टीपल ये जो है वो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। कुछ में कंपलसरी होते हैं, लेकिन बहरहाल आपको एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी बहुत चॉइस होती है कि आपने क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट नहीं करना। इंग्लिश ऐसे के पेपर में यू हैव दिस ट्रिकियर थिंग एंड दैट इज कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और सिर्फ इस बात के कि आपने एक ही पेपर जो है वो सवाल अटेम्प्ट करना है। अब इसमें मसला क्या होता है कि जब आपने एक ही टॉपिक अटेम्प्ट करना होता है तो देर इज अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज दैट वी फेस। मैं अब मिसाल के तौर पर बताऊं आपको कि 2021 में जैसे एक ऐसे है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नेम एनी कैंडिडेट। आप मतलब 98% लोग देखेंगे, 90% प्लस लोग देखेंगे जिन्होंने ये वाला ऐसे अटेम्प्ट किया होगा। अब इसमें मसला क्या आ जाता है, लेट्स एनालाइज दैट। पहला मसला ये आता है कि टॉपिक की सिलेक्शन आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है कि विच टॉपिक टू अटेम्प्ट एंड विच टॉपिक नॉट टू अटेम्प्ट, क्योंकि हमने ज्यादातर प्रैक्टिस किए होते हैं एजुकेशन और डेमोक्रेसी के, और खुदा न खास्ता उनमें भी अगर टॉपिक इस तरह से आ जाए मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन, और हमें एग्जाम रूम में पता ही ना हो कि पर्पजिव एजुकेशन या इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या मतलब है, तो अगेन हमारी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक है वो बहुत ही मुतासिर होती है। मसलन जैसे टॉपिक था कि डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट दी लेट्स से एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीम। तो अब अगेन इंटरप्रिटेशन का मसला ये है कि क्या ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है, या फॉर एग्जांपल बात हो रही है कि आपने एक्स्ट्रा वेजन से अवॉइड करना है और आपने म्याना रवि की तरफ जो है वो आना है। फिर उसमें फिर एक और फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉपिक है फेमिनिज्म के ऊपर, क्या पॉपुलर स्लोगन, फेमिनिज्म और पॉपुलर स्लोगन, कि क्या इसमें फेमिनिज्म एज अ रियलिटी की बात की गई है, एज अ मिथ की बात की गई है, या फेमिनिज्म हैज बिकम सो पॉपुलर अ मोमेंट वर्ल्ड वाइड कि अब इसे रोकना मुश्किल है। जैसे हम कहते हैं कि रोक सको तो रोक लो, कोई चीज रोकी नहीं जा सकती। अब 2 टॉपिक्स हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल इंटरप्रिटेशन के हवाले से। डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। इंटरप्रिटेशन के आइडिया के ऊपर हमने बात की, अब क्लैरिटी कि आपने क्या लिखना है। अब इस तरह केसेस में जो कैंडिडेट्स हैं वो ये कर लेते हैं कि दे जस्ट स्टार्ट राइटिंग अबाउट व्हाट इज टेररिज्म, व्हाट आर कॉजेज ऑफ टेररिज्म, हिस्टोरिकल लेट्स से रूट्स ऑफ टेररिज्म, इम्प्लीकेशंस, और फिर आखिर में कोई 10% अपने जो एनर्जी है वो डेडिकेट कर लेते हैं इस आइडिया को कि भाई व्हाट इज एट द एंड ऑफ द डे लेट्स से हाउ इज बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। अब इस तरह के जो इश्यूज हैं वो हमारे सामने जब आते हैं तो थिंग्स टेक अ क्वांटम लीप फॉर द वर्ड्स। तो मसाइल हमने क्या डिस्कस किए कि जब हमें एक ही सवाल अटेम्प्ट करना होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ रिलेटिव डिफरेंस इन ऐसे पेपर कि पहले बंदे ने जिसका जो पेपर एग्जामिनर ने चेक किया है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ने, उसने जो आर्गुमेंट्स दिए थे और मैंने जो आर्गुमेंट दिए थे, जो जो कि मेरा नंबर है 8वां 1000वां नंबर और 8000 नंबर पे जो है वो मेरी कॉपी चेक हो रही है, तो व्हाट इज द रिलेटिव डिफरेंस आई हैव क्रिएटेड इन दैट पर्टिकुलर पेपर। सेकंड ये है कि कुछ टॉपिक्स में क्लैरिटी का इशू आ जाता है, और ये जो इशू है वो दीगर सब्जेक्ट्स में बड़ा हमें कम ही नजर आता है। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड थिंग, और वो ये है कि अनप्रिडिक्टेबल। ऐसे क्या पेपर बहुत हवालों से अनप्रिडिक्टेबल पेपर है। ओके ओके, लेट्स वेट वन वन मोमेंट। हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं कि सर हमें
पहले चैट में जो मैसेजेस दिए गए हैं उनको रिप्लाई करें। अब देखें, अगर हम ऐसा करेंगे कि मैं आधी बात स्लाइड वाली करूं फिर आधी बात आपकी सुनूं, तो देखें आपको फिर इशू होगा। मतलब ना तो मैं अपनी बात कन्वे कर सकूंगा और ना ही आपके आउट ऑफ जो है वो कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनमें जो है वो एड्रेस कर सकूंगा। हाँ, व्हाट वी कैन डू इज कि मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूं, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो सवालात पूछे हों वो पहले ही इसमें जो है वो, चूंकि 8-10 स्लाइड्स और हैं, तो उसमें हो सकता है कि वो सारे के जो सारे सवालात हैं वो कैटर हो जाएं। और जैसे ही वो सारे सवालात कैटर हो जाते हैं उसके बाद हम फिर मूव करें कि जी अब आप लोगों के क्या सवालात हैं। ठीक है, तो आई थिंक अली जान हाजन कोई है इंडिविजुअल, उनका यही फोकस था कि जो है वो सर अभी सवालात लें। तो अभी समझ आ गई आप लोगों को कि पहले हम लेक्चर कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों के सवालात कर लेते हैं। आई थिंक दैट वुड बी इजियर। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम मूव करते हैं। तो ऐसे के पेपर में हम बात कर रहे थे कि द ओनली थिंग अनप्रिडिक्टेबल इन ऐसे पेपर इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। दीगर पेपर्स में हम थोड़ा सा गैस लगा लेते हैं कि जी इस साल कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन आना है, इंडियन ओशन मैरीटाइम पॉलिटिक्स के ऊपर आना है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर आना है, अफगानिस्तान के ऊपर आना है, कोविड-19 के ऊपर एक क्वेश्चन आना है। बट अगेन दिस इज वेरी अनयूजुअल विद ऐसे पेपर। आप कितने भी जो है वो टॉपिक्स तैयार करें, अगेन यू वुड हैव एंटायरली डिफरेंट टॉपिक। मतलब आप एजुकेशन के ऊपर कितने भी टॉपिक्स कर लें, उनका कुछ ना कुछ लिंक तो बन सकता है एनालिसिस में, बट द टॉपिक कैन नॉट और वुड नॉट एग्जैक्टली बी द सेम। तो इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से भी जो ऐसे का पेपर है वो दीगर पेपर से बहुत डिफरेंट हो चुका है। नेक्स्ट थिंग इज द साइकोलॉजिकल फियर एसोसिएटेड विद द इंग्लिश ऐसे पेपर। पहला पेपर है तो लोगों की नींदें उड़ी हुई होती, लिटरली दे कांट इवन फोकस ऑन लेट्स से व्हाट दे आर गोइंग टू राइट। इतना टेंशन ले लेते हैं लोग, और जाहिर सी बात है इंसान वर्कडअप हो जाता है कि भाई किस तरीके से ऐसे के पेपर को वो हैंडल करेंगे। और एक इंटायरली इस तरह की फीलिंग होती है जिसमें खामखा जो है वो कैंडिडेट से टेंशन स्ट्रेस की सूरत हाल में आ जाता है। दीगर पेपर्स में नहीं होता, आप यूज्ड तो होते हैं और आपको फेलियर के जो चांसेस हैं वो बड़े कम होते हैं। मसलन आप दीगर पेपर में इतना सारे सवाल नहीं भी आ रहे तो कोई 3 सवाल अटैम्प्ट कर लिए, तो कोई 10-15 एमसीक्यूज कर लिए, यू कैन फेयरली पास दैट पर्टिकुलर पेपर। बट दैट्स नॉट ट्रू व्हेन इट कम्स टू योर इंग्लिश ऐसे पेपर। अब इन डिफरेंसेस के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अब ये सारी चीजें अपनी जगह, what does examiner report guide us about let's say English essay paper? How can we approach English essay in the light of the examiner report? Examiner report में ये बातें की हैं। पहली बात जो कि हमने आइडेंटिफाई की वो ये है कि एरर्स रिलेटेड टू ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये तीनों तरह की एरर्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट आपको नजर आएंगी जब भी आप इंग्लिश ऐसे के पेपर की जब वो बात करेंगे। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि पहले आपने ग्रामर के ऊपर फोकस करना है और साथ ही आपने जो उससे एसोसिएटेड दीगर चीजें उनके ऊपर भी काम करना है। वोकैबुलरी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आपको स्पेलिंग्स जैसे रिसीव में हमें नहीं पता चल रहा होता कि ई पहले आएगी या आई पहले आएगी, आप उनकी एक लिस्ट बनाते जाएं ताकि आप इस मसले को भी हल कर सकें। सेकेंड इज आउटलाइंस का इश्यू है बहुत, कि टॉपिक में कोई और चीज पूछी गई है एंड यू आर आंसरिंग इंटायरली डिफरेंट थिंग। मसलन जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपसे पूछा गया है डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, और आप लिख रहे हैं कि जी टेररिज्म है क्या, टेररिज्म के कॉजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस क्या है, और फिर आप आखिर में बात करें कि जी हाउ इज डायलॉग द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी जो आउटलाइंस हैं, यू हैव बीन यू आर सपोज्ड टू राइट समथिंग एल्स एंड यू आर राइटिंग समथिंग इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो आउटलाइंस फिर काफी लोगों की बहुत शॉर्ट होती हैं, कोई लेट्स से 6-7 आर्ग्यूमेंट्स, 8 आर्ग्यूमेंट्स इस हद तक की होती हैं, और फिर अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, यानी कि रैंडम कोई थॉट आपके जहन में आ गया, अब आपने लिख लिया विदाउट एक्चुअली properly finding out any causal link of that very argument to your broader essay. Next is कि अगर आपने आउटलाइन ज्यादा लिखी हैं, स्ट्रक्चर्ड भी की हैं, तो काफी सारे कैंडिडेट्स उन तमाम आउटलाइंस या आर्गुमेंट्स को अपने ऐसे के पेपर में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मैं कर पाते, मैं उसकी मिसाल दूं कि आपने आउटलाइन में प्रॉमिस किए हैं 22 पैराग्राफ,
लेकिन आपकी लिखने की स्पीड इतनी थी नहीं, आप कोई 12-13 पैराग्राफ लिख के जो है वो गिवन टाइम 11:45 हो गए और आपने अभी कोई 12 से 13 पैराग्राफ लिखे हैं, उन्हें बड़ी मुश्किल से एक्सप्लेन किया है। तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जो बाकी आइडियाज उन्होंने आउटलाइन में लिखे थे, दे जस्ट स्किप देम ऑल टुगेदर। ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप ये चीज करेंगे तो डेफिनेटली यू वुड बी पेनलाइज्ड एंड यू वुड बी अंडर मार्क फॉर दैट। तो जितनी आप आउटलाइन लिखें स्ट्रक्चर्ड हो, बैलेंस्ड हो, और कोशिश ये करें कि वो आपके पेपर में प्रॉपरली एनालाइज्ड हो। अगर वो प्रॉपरली एनालाइज नहीं होगी तो इट वुड हैव द कॉन्सिक्वेंसेस एंड इनफैक्ट आई वुड से द रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर ये कि क्रैम्ड अप मटेरियल ऐसे में ना होना चाहिए। क्रैम्ड अप मटेरियल से क्या है कि एक जमाना था लोग क्या करते थे कि 10-15 ऐसे याद कर लेते थे और उनके जो पैराग्राफ्स है वो बीच में इनकॉर्पोरेट कर लेते थे, मसलन एजुकेशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि बस चंद आइसोलेटेड पैराग्राफ याद कर लेते हैं और उन्हें जबरदस्ती वहां पर रेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार हो सकता है कि आपने जो टॉपिक याद किया हो वही टॉपिक जब वो रिपीट हुआ हो एग्जाम में तो हो सकता है कि वो बात चल जाए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग कोई 3 बार सवाल आ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉपिक है, आई मे डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू दैट्स योर राइट टू से इट। ये वोल्टेयर की कोटेशन है। ये ऐसे 2 से 3 मरतबा आ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में चलें, आपको कोई याद किया हुआ ऐसे थोड़ा सा चल सकता है, चांसेस हैं कि आप पास हो जाएं, लेकिन बिलीव यू में उसमें भी फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो ऐसे अपडेटेड डायनामिक्स के मुताबिक नहीं लिखा हुआ था। उसमें फिर आपकी मिसालें वही होती हैं 16वीं सदी की और 19वीं सदी की, रादर देन जस्ट रिलेटिंग इट टू द कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स। आप उसमें जो है वो पास्ट में रिफ्यूज लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो क्रैम्प्ड अप मटेरियल से आपने अवॉइड करना है, मटेरियल अपडेटेड होना चाहिए और कोशिश करें कि वो क्रिएटिव होना चाहिए। अब उसकी मैं आखिरी मिसाल दूं आपको कि क्यों आपने विद इन ऐसे ये जो ऐसे है वो विद इन एग्जाम रूम लिखना है। अब हमारे पास एक टॉपिक था 2018 में, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स। 2020 में एग्जैक्टली एक टॉपिक आया कि पोलराइज पॉलिटिक्स इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब जिन लोगों ने डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स को प्रैक्टिस किया था अपनी तैयारी के दौरान, उन्होंने एग्जैक्टली वही ऐसे लिख दिया 2020 में, एंड द रिजल्ट इज वेरी मच ऑब्वियस एंड वेरी मच बिफोर यू। अब इसमें हुआ क्या? crammed up material can actually lead you to a corner, to a dead end। आप उसमें फेलियर के अलावा बड़े कम चांसेस हैं कि आप उससे जब वो निकल सके, क्योंकि एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं और पूछी हुई हैं इस पर्टिकुलर ऐसे की। अगर हम मिसाल देख लें तो आपने पोलराइज पॉलिटिक्स के जब तक कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज एंड चैलेंजेस आइडेंटिफाई नहीं किए होंगे तो बिलीव यू मी दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी पॉसिबल मैनर। नेक्स्ट है कि रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो ऐसे के पेपर में लिखना, अगेन दैट इज अ हरकुलस जॉब। लोग हैं प्रैक्टिस नहीं की होती तो आउटलाइन ही उनसे कोई 1.5 घंटा लेके जाती है और फिर बकाया जो 1 घंटा उनके पास बचता है या लेट्स से 1.5 घंटा, तो उसमें हार्डली कोई 6-7 पेज लिख लेते हैं। तो लिखी हुई वैसे लेंथ होती है 2500 से 3000 अल्फाज। मेरा नहीं ख्याल कि हर कैंडिडेट को इतनी लेंथ लिख पाता है, लेकिन अगर आपने फेयर मैनर में कोई 14-15 पेजेस भी लिखे हैं, 12 पेजेस तक लिखे हैं, तो यू कैन क्वालिफाई ऐसे। मतलब उसमें ये ऊपर वाली सारी चीजें जो मैंने रिकमेंड की हैं उनका आपने ख्याल करना है, लेकिन एट द सेम टाइम लेंथ इज आल्सो इंटीग्रल पार्ट। मतलब ये नहीं कि आपने बड़े अच्छे आइडियाज लिखे हैं लेकिन 3 से 4 पेजेस का आपने ऐसे लिखा है, तो ये स्कूल ऐसे नहीं है, ये सीएसएस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऐसे है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। उसके बाद आपकी एनालिसिस के इश्यूज ना हो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर रिपोर्ट, कि आपके थॉट्स रैंडम ना हो, जो बात आपने की हो उसके लिए आपने प्रॉपर सब्सटेंशिएशन की हुई हो। मसलन आप अगर कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स कैन निप द इविल ऑफ टेररिज्म एंड बट शो अस थ्रू एग्जांपल, शो एग्जामिनर थ्रू एग्जांपल, थ्रू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, थ्रू कोटेशन दैट इन सर्टेन केसेस और कहां पे जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स ने टेररिज्म को जो है बेसिकली डिफीट किया है। अगर आप बात करें कि फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पांसिबल फॉर टेररिज्म, तो शो टू द एग्जामिनर एज टू which are certain foreign agencies where they have been involved and what type of terrorist activities they have actually sponsored in particular geopolitical setting। तो ये सारी बातें हैं एग्जामिनर रिपोर्ट में जो कि आइडेंटिफाई की गई हैं। नाउ बेस्ड ऑन दैट हम जो है वो लेट्स से
तीन चीजों के ऊपर हम इस आइडिया के ऊपर बात करेंगे कि फिर अब ऐसे का पेपर हमसे डिमांड क्या करता है। ऐसे का पेपर हमसे पहले तो डिमांड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकंड, ऐसे का पेपर हमसे डिमांड करता है कि वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर ऐसे। और तीसरा है कि कंटेंट, आपका कंटेंट जब तक रिच नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली prove your argument, what I would say, beyond reasonable doubt. अब इन तीन चीजों के अलावा वैसे एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूं कि ऐसे आप लोग सीख जाएंगे, इस तरह के सेशंस हो जाएंगे, आप किसी भी टीचर के पास चलें पढ़ भी लेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं ना एक लम्हे के लिए। जब तक आप उसे वीकली प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जब तक आप उसकी रेगुलर असेसमेंट नहीं कराएंगे, तब तक जो है वो आप नहीं जो है वो ऐसे के पेपर में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। मसलन जो मेरा एक्सपीरियंस है 4 मरतबा ऐसे को क्वालिफाई करने का, उसमें एग्जैक्टली जो बात थी वो यही थी कि आपने जो मेरा तरीक़ेकार था वो यही था कि हर फ्राइडे या सैटरडे को मैं ऐसे लिख लेता था और फिर हर जो है वो संडे को मैं असेस करा लेता था। तो असेसमेंट इज बेसिकली की, जब तक आप असेसमेंट नहीं कराएंगे, आई डोंट थिंक कि आपके जो फ्लॉज हैं ऐसे के हवाले से वो प्रॉपर मैनर में हल हो सकेंगे। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम क्या जो है वो कर सकते हैं, हम इस सेशन में क्या चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि आपने एक्सप्रेशन के ऊपर कैसे काम करना है, व्हाट इज द डिक्शन ऑफ एन एसे, आपने किस तरह का एक्सप्रेशन लिखना है, किस तरह की आर्टिकुलेशन करनी है, फॉलोड बाय स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, जो कि मैंने बात की कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, टूल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग क्या है, आउटलाइन मेकिंग स्किल्स क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स क्या हो सकते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने के क्या क्या तरीके कार हैं, इंक्लूडिंग पैराग्राफ हम कैसे लिख लेते हैं। क्योंकि काफी लोग हैं जो कि मिसाल के तौर पर फोकस कर लेते हैं एनेक्डोटल जो है वो मेथड ऑफ पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर, काफी लोग हैं जो कि यूनिवर्सल मेथड के ऊपर जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं लिखने में। तो एनीवे वी विल बी डिस्कसिंग such all types of, let's say, methods of writing an introductory paragraph. फिर हम ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन विद इन पैराग्राफ, ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऐसे, एंड देन वी विल बी फोकसिंग ऑन द कंटेंट। तो एक एरिया, एक थीम का मैं आपको कंटेंट जो है वो डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। और इस पूरे सेशन में हम ये करेंगे कि आपके 2 फुल लेंथ एसेज हम चेक करेंगे और आपके 5 इंट्रोडक्शन और आउटलाइन चेक हो जाएंगे, और 2 से 3 आपके जो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे ऐसे के जो आप लिखेंगे वो मैं आपके असेस कर लूँगा। आपने जो भी काम करना होगा वो आपने हैंड रिटन जो है वो लिख के उसकी तस्वीर लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। तो आपको हर जो है वीक का आपका वर्क चेक होता नजर आएगा। एक और हम ये काम करेंगे कि 2017, 18, 19, 20, 21 ये 4 साल के जो पेपर्स हैं ना, हम इनका थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे, लेकिन हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे कि 2021 का जो एसए पेपर है वो क्या है, उसमें क्या इश्यूज हैं और उनकी जो डायनामिक्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन से टॉपिक्स में आपको कराऊंगा मैं, चूंकि इसमें हमारे पास डाइवर्स कैंडिडेट्स होते हैं, तो फिर हम ये टॉपिक्स हैं जो जिनके ऊपर बात करेंगे या जिनकी मैं आउटलाइंस आपके पास आपके साथ ये जो है वो शेयर कर सकता हूँ। एक है पॉवर्टी इन पाकिस्तान, हम बेसिक टॉपिक, टेररिज्म इन पाकिस्तान, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, एथनिक इश्यूज, crisis of national integration, followed by the rise of Islamophobia. This is an international issue today. Crisis of good governance, इनफॉर्मल इकोनॉमी, द वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ इस्लाम। ये हम पहले हाफ, ये जो पहला वीक होगा हमारा, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। 2 से 3 हम टॉपिक्स जो है वो रोज डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी फॉलोड बाय, यानी कि इन टॉपिक्स हम क्या डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको पहले काम दिया जाएगा, आप भी वो काम करेंगे। अगले दिन मैं आपके साथ उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लूंगा, और या फिर हम ये करेंगे कि हम उनके ऊपर एक ब्रॉड आउटलाइन, यहाँ पे जैसे ये अभी स्लाइड चल रही हैं, उन स्लाइड्स के मदद से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, और हम थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चीजों को सोचने की कोशिश करेंगे। Okay, we have question from Sanya Akram. Sanya, can you just wait for 5 more minutes ताकि मैं conclude कर लूँ अपनी तरफ से चीजें, फिर आप लोगों के सवालात और जवाबात होंगे, right? Okay. I think that would be a more mature approach towards understanding.
नेक्स्ट हम और कौन से टॉपिक्स इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे? यूएन सक्सेस और फेल्यूर, जेंडर इक्वलिटी, मिथ और रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, IMF SIPs, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान, चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अगेन जैसे हमने बात की कि इन सब टॉपिक्स के 10 पहले टॉपिक्स हो गए, 9 आपके ये टॉपिक्स हो गए, तो ये अराउंड 19 टॉपिक्स यहाँ तक हो गए जिनके बारे में बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे कि भाई इनके आइडिएशन क्या है, आर्गुमेंटेशन क्या है, क्या आर्गुमेंट्स इनके ऊपर बन सकते हैं। बेसिकली वो डिस्कशन भी होगी और साथ में आपको उन टॉपिक्स का आउटलाइन मेकिंग स्किल्स का जो आर्ट है वो भी समझाए जाने की कोशिश की जाएगी। इसमें मैंने फर्दर कुछ और भी चीजें ऐड कर ली हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड दोज थिंग्स। हम कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बड़े चैलेंजिंग होते हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे, जैसे और मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, इज कॉलोनियल मेंटालिटी इंपीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, इज वर्ल्ड पीस पॉसिबल, सोशल मीडिया बड़ी अनएक्सप्लोर्ड जो है वो डोमेन है CSS कैंडिडेट्स की। हैज सोशल मीडिया किल्ड फ्री स्पीच, इज पॉपुलिज्म अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, डज फेक न्यूज अंडरमाइन डेमोक्रेसी। और उसके अलावा भी कुछ हैं जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम है, जैसे कोविड-19 है, जैसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। ये हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे कि हम अराउंड 16 लेक्चर्स करेंगे। जैसे आज हमने लेक्चर किया है, ये हमारा पहला लेक्चर है। इस तरह के हम 15 से 16 लेक्चर्स और करेंगे और हर लेक्चर का एक अलहदा से काम डिफाइंड होगा। जो लोग कल हमें ज्वाइन करेंगे वो हमारे साथ पढ़ेंगे आउटलाइन मेकिंग स्किल्स। एक तो आउटलाइन होती क्या है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाना ज़रूरी है, और आउटलाइन बना के एट द एंड ऑफ द डे हम अचीव क्या कर सकते हैं, या एक टॉपिक की नेचर के मुताबिक आउटलाइन क्या होनी चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट क्या है। ये जो काम है वो हम अगले 4 से 5 दिनों में करेंगे, जिसमें हम बेसिकली इनमें से मुख्तलिफ टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे और इनके बारे में आइडिएशन और आर्गुमेंटेशन भी करेंगे। मतलब उसमें हम कुछ टाइम लेंगे। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ राइटिंग। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम अनेक्डोटल मेथड भी डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सल मेथड ऑफ राइटिंग पैराग्राफ वो भी डिस्कस करेंगे, कोटेशनल जनरल टू स्पेसिफिक और जो कोटेशनल मेथड है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर काम करेंगे। आखिर में हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ लेंगे। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, देन अवर फोकस वुड बी ऑन व्हाट इज कंटेंट एंड हाउ टू प्रिपेयर द कंटेंट फॉर लेट्स से इंग्लिश एसे पेपर। ठीक हो गया? दैट इज ओनली वन वे वी कैन एक्चुअली मेक थिंग्स इजियर फॉर अस, वी कैन मेक थिंग्स लेट्स से इफेक्टिव फॉर अस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ लेते हैं, रीडिंग स्किल्स क्या हैं, और उसके अलावा भी फिर ये होता है कि हर बैच में जो कैंडिडेट्स होते हैं रजिस्टर्ड, वो फिर और भी चीज़ें रिकमेंड करते हैं। कोई कोई ऐसा टॉपिक है जो उन्हें नहीं आ रहा होता, वो भी फिर हम अलहदा से उसका एक प्लान कर लेते हैं कि हम किसी वीकेंड पे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बहरहाल हम ये जो सेशन है उसको इस तरीके से लेके चलेंगे। ऐसे का पेपर आई थिंक चैलेंजिंग होता है, बट आई पर्सनली बिलीव आफ्टर क्वालिफाइंग ऐसे फॉर 4 consecutive times, I have reached a conclusion that the only way you can defeat your hard luck is hard labor. आप हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हुए हो, सेकंड अटैम्प्ट में फेल हुए, या फिर थर्ड अटैम्प्ट हो आपकी अभी, या PMS की अटैम्प्ट हो, या CSS की, वॉट एवर, यू हैव टू वर्क हार्डर दिस टाइम। ठीक है? एंड ऐसे का जो खौफ है, यू हैव टू ओवरकम इट, एंड द ओनली वे यू कैन ओवरकम दिस फियर इज बाय फेसिंग। आप इस खौफ का सामना करें एंड यू वुड सी दैट द fate would smile at you, and inshallah you will go through this पेपर। रेगुलर क्लासेस हमारी इसकी होंगी रोजाना 5 से 6 बजे। आप में से कल वो लोग जो है वो क्लास अटेंड कर सकेंगे जिन्होंने कल 12 बजे तक या कल क्लास से पहले तक ये जो है वो अपने आप को रजिस्टर करा लिया होगा। आई विश यू गुड लक। मेरी तरफ से ये बातें थी। नाउ वी विल मूव फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अब आप लोगों के जितने भी सवालात हैं आप पूछ सकते हैं ताकि मैं उन्हें आंसर कर सकूं। हम स्लो एंड ग्रेजुअल मैनर में जाएंगे ताकि जो जो सवालात मुझे समझ आ जाएं मैं उनको एड्रेस कर सकूं।
ओके, सान्या अकरम का सवाल ये है कि मैं पढ़ लेता हूँ ताकि फिर सबको क्लियर हो कि इंट्रोड्यूस योर क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज टू अस सो दैट वी मे नॉट वेस्ट अवर टाइम बाय बिलोंगिंग टू रॉन्ग पीपल, प्लीज आंसर मी बाय यू ऑनर एंड ब्रॉडनेस। ओके, आपने चूंकि लेट ज्वाइन किया, वरना मैंने तो तारुफ से ही शुरू कर लिया। मोहम्मद शरीफ मेरा नाम है। आई हैव क्वालिफाइड CSS 2019. I have qualified PMS 2018 and 19 as well. So I can say with conviction that with the grace of God Almighty, I have hat trick in competitive exam. जहाँ तक इंग्लिश ऐसे की बात है तो 2018 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी, तो आई स्कोर्ड 52 मार्क्स इन इंग्लिश ऐसे पेपर। तो 2018-19 CSS PMS फॉर 4 consecutive times I have qualified this particular paper. पढ़ाने का जहाँ तक ताल्लुक है तो 2018 के मार्च से जो है वो मैं पढ़ाता हूँ। और मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, मैं साथ में करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाता हूँ। और दैट टू फ्रॉम लास्ट लेट्स अभी हम कितने कहेंगे 2018 मार्च, सो 2021 मार्च, सो सिंस लास्ट 3 years। और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। ग्रेजुएशन मैंने की हुई है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। और 2013-17 मेरा सेशन था। 2018 में मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, मैं फेल हो गया, लेकिन PMS क्वालिफाई हो गई। 2019 मेरी सेकंड अटैम्प्ट थी।